मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज चलें पाकिस्तान की ओर। भारत पाक संबंध। पाकिस्तान की पृष्ठभूमि क्या है कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति यहां पर पूरी तरह से क्रियान्वित की गई, क्योंकि अंग्रेजों को भारत में लंबे समय तक शासन करना था। इसलिए उन्होंने भारत के दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालकर शासन किया और उसमें उसको पूरी सफलता मिली। दुनिया में विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं, क्षेत्रीय युद्ध जैसे भारत पाकिस्तान, अरब इजराइल, कोरिया, वियतनाम, कांगो, इन सभी युद्धों का यदि आप विवेचन करें, विश्लेषण करें, तो आपको पता चलेगा कि इन युद्धों का एकमात्र कारण साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं। इंग्लैंड, फ्रांस आदि राष्ट्र हैं। तो अंग्रेजों ने जब भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना उनके शासनकाल में हुई तो उन्होंने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया और कांग्रेस की निरंतर उन्होंने उपेक्षा करनी शुरू की। 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका सभाओं में दिया गया। यह लगातार चलता रहा और 1940 में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर पृथक पाकिस्तान की मांग की। जब 1945 में कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को सर्वथा अस्वीकार कर दिया और भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। मुस्लिम लीग को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, तो उसने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। पूरे भारत में व्यापक तौर पर दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगों के कारण पूरे भारत की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई थी। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन आए, उन्होंने सभी चीजों का आकलन किया और आकलन करने के बाद उन्होंने भारत के विभाजन के लिए महात्मा गांधी को पटाया, मनाया। महात्मा गांधी माने और महात्मा गांधी के मान लेने के बाद अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, किसी को बोलने की, समझाने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार कांग्रेस ने भी भारत के विभाजन पर अपनी सहमति दे दी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को, मतलब 14-15 अगस्त 1947 की रात को 12:01 पर भारत को आजादी मिली, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ये पाकिस्तान की पृष्ठभूमि है और इसके संदर्भ में जुल्फिकार अली भुट्टो कहता है, जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि आगे चल करके प्रधानमंत्री बने, तो वो कहता है कि भारत की नीति, भारत की प्रत्येक नीति पाकिस्तान का गला घोंटने के लिए बनाई गई है और इस दृष्टि से भारत की नीति हमेशा कट्टरवादी और शत्रुतापूर्ण रही है। ये पाकिस्तान की पृष्ठभूमि है। खैर, पाकिस्तान बना, अब कांग्रेस ने चूंकि स्वीकार कर लिया था, उसमें कांग्रेस का ही वर्चस्व था पूरे देश में, इसलिए भारत के लोगों को अब कोई परेशानी नहीं थी कि पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो हो गया, अब हम उसको भूलना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? इस स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान रखा गया था कि जितने भी देशी राज्य भारत में हैं, इन देशी राज्यों को उनकी संप्रभुता वापस की जाती है और उनको यह छूट दी गई
कि वे चाहें स्वतंत्र रह सकते हैं, वे चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इन देशी राज्यों को पूरी छूट दे दी गई थी, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो या चाहे तो वे स्वतंत्रता पूर्वक अस्तित्व भी अपना बनाए रख सकते हैं। उस समय भारत में देशी राज्यों की संख्या 562 थी, मतलब 562 देशी राज्य और फिर एक भारत। सोचिए भारत की स्थिति क्या होती। लेकिन हम लोगों की किस्मत अच्छी थी, सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री बने और उन्होंने विभिन्न प्रकार के साधनों से बहुत प्रयास करते हुए भारत में स्थित 562 में से 559 देशी राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए मना लिया। 3 देशी राज्य बचे, एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा कश्मीर। देखें, पहले चलते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ का नवाब महावत खां रसूल खां। जूनागढ़ की बहुसंख्यक जनता हिंदू। अब नवाब ने कहा हम पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। चारों तरफ भारत, बीच में जूनागढ़, और जूनागढ़ का नवाब कहता है कि पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। आंदोलन हुआ और जूनागढ़ पर पाकिस्तान की नजर लग गई। आंदोलन हुआ, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। आखिरकार भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा और परिणाम यह हुआ कि नवाब को भारत छोड़ करके, जूनागढ़ छोड़ करके पाकिस्तान भाग जाना पड़ा। वह अपनी पूरी संपत्ति विमान में भरकर पाकिस्तान ले गया। खैर हमको उसमें उसके बारे में कोई लोभ नहीं था। वह अपनी प्रॉपर्टी के बारे में और कुत्तों को ले गया था वो। यहां तक कि जब वह एरोड्रम से उड़ने वाला था तो पता चला कि उसकी बेगम अभी वहां पर नहीं पहुंची है, तो अपनी बेगम को भी छोड़ करके वो चला गया था। बाद में भारत ने दूसरे विमान से उसकी बेगम को पहुंचाया। फिर फरवरी 1948 में यहां पर जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में 1,90,000 लोगों ने भारत में सम्मिलित होने के, भारत में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया और पाकिस्तान के पक्ष में वोट पड़े 91, 1,90,000 वर्सेस 91। और इस प्रकार से जूनागढ़ की समस्या का समाधान हुआ और जूनागढ़ को जब भारत में विलय कर दिया गया, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया। दूसरी घटना चले हैदराबाद। यह हैदराबाद उस जमाने का सबसे धनी और बहुत बड़ा रियासत था। वहां के शासक निजाम दुनिया के प्रमुख धनी लोगों में उसकी गणना होती थी। सोचिए कि उस जमाने में हैदराबाद का राजस्व प्रतिवर्ष 26 करोड़ रुपए का था। 26 करोड़ रुपया, 1947 की बात है। तो हैदराबाद भी चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ। निजाम ने कहा पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। यह भारत को मंजूर नहीं हो सकता था, लेकिन भारत शांतिपूर्ण तरीके से हैदराबाद को मनाने लगा रहा। लेकिन हैदराबाद तो हैदराबाद है, कहां मानेगा। वही अभी का हैदराबाद जो अभी तेलंगाना की राजधानी बना हुआ है, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी था, अभी तेलंगाना की राजधानी बन गया है। तो हैदराबाद भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हुआ। फिर भारत और हैदराबाद की सरकार के बीच यथास्थिति समझौता हुआ कि भारत के पास रक्षा, विदेश, वित्त आदि मामले रहेंगे और आप अपनी आंतरिक व्यवस्था को संभालिए। लेकिन इसी बीच निजाम ने लायक अली को प्रधानमंत्री बना दिया, कट्टर संप्रदायवादी। और लायक अली जैसे ही सत्ता पर पहुंचा, उसने विश्व वमन करना प्रारंभ कर दिया और भारत की अनुमति के बिना उसने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपया
ऋण दे दिया, 20 करोड़ रुपए उस जमाने का ऋण दे दिया। भारत ने विरोध व्यक्त किया, कोई परिणाम नहीं निकला। फिर रजाकार लायक अली और उसके बाद रजाकारों का नेता कासिम रिजवी, ये सब भारत को धमकाने लगे कि हैदराबाद का फैसला तलवार की नोक पर होगा। उन्होंने वहां पर रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस बीच लायक अली को दिल्ली बुलाया गया। सबसे पहले वो गृह मंत्री सरदार पटेल से मिले। सरदार पटेल ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, देखो लायक अली, इतना ध्यान रखना कि हैदराबाद चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है और हम अपने देश के अंदर कोई पाकिस्तान की भूमि या पाकिस्तान का राज्य हम नहीं चाहेंगे। और जिस प्रकार से अन्य देशी राज्यों का समाधान किया गया है, इसी तरह से हैदराबाद की भी समस्या का समाधान होगा। लायक अली के पैरों से तो मानो जमीन खिसक गई। पंडित नेहरू के पास पहुंचे। पंडित नेहरू ने आश्वासन दिया, नहीं नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक होगा। और जब लायक अली वापस हैदराबाद आया, उसने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू किया, कत्लेआम मचाना शुरू किया। और भी उसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन हैदराबाद नहीं माना। इतना ही नहीं, हैदराबाद ने इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में पेश कर दिया। कब? अगस्त 1948 में यूनाइटेड नेशंस में पेश कर दिया गया कि भारत के विरुद्ध शिकायत करते हुए कि भारत हैदराबाद के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और जबरदस्ती अपने क्षेत्र में विलय करना चाहता है। अब ऑपरेशन पोलो का समय आ चुका था। सरदार पटेल ने अपनी सेना को आदेश दिया कि हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही की जाए। एक बात, जब सेना अपने ही देश में सैनिक कार्यवाही करती है तो उसको पुलिस कार्यवाही कहा जाता है, सैनिक कार्यवाही नहीं। तो पुलिस कार्यवाही करने के लिए सरदार पटेल ने सेना को आदेश दिया। मेजर जनरल J.N. चौधरी को कमान सौंपी गई और सितंबर 1948 में युद्ध शुरू हो गया। 4 दिन तक हैदराबाद की सेना भारत की सेना से लड़ती रही। चौथे दिन हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करने के बाद हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में कर दिया गया। पाकिस्तान चिल्लाता रहा, भारत ने कहा तुम चिल्लाओ, तुम्हारा काम ही है चिल्लाना, हम क्या कर सकते हैं। यह था हैदराबाद की समस्या। कश्मीर थोड़ी देर के बाद आगे पहुंच रहे हैं। वैसे ठंड शुरू हो गई है कश्मीर में भी। तीसरा, विस्थापितों की संपत्ति और अल्पसंख्यकों की समस्या। न केवल भारत पाकिस्तान का विभाजन, न केवल भारत का विभाजन हुआ, अपितु लाखों की संख्या में, कहा जा सकता है करोड़ों लोगों का विस्थापन भी हुआ। भारत से लाखों लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लाखों लोग भारत आए। तो यह तय हुआ, समझिए कि जो हिंदू पाकिस्तान छोड़कर आए उनके संपत्ति का आकलन किया गया था 300 करोड़, और जो पाकिस्तानी, जो मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान गए उनका आकलन किया गया 3000 करोड़। सॉरी, जो पाकिस्तान से भारत आए उन हिंदुओं की संपत्ति का आकलन किया गया 3000 करोड़, और जो मुस्लिम भारत छोड़ करके पाकिस्तान गए उनकी संपत्ति का आकलन किया गया 300 करोड़। इस पैसे का लेना देना का कुछ भी नहीं हुआ। नेहरू और लियाकत अली खां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इनकी भी समझौता हुआ कि विस्थापितों के संपत्ति के बारे में संपत्ति का आदान प्रदान करेंगे और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
लेकिन पाकिस्तान ने अल्पसंख्यक मतलब हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया। उस जमाने में पाकिस्तान में इनकी संख्या लगभग 15 से 20% थी। आज हिंदुओं की जनसंख्या केवल 1% रह गई है। आए दिन अभी भी वहां पर बलात् धर्म परिवर्तन, हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरदस्ती उनसे विवाह करना, हिंदुओं की हत्या, हिंदू धार्मिक संगठनों का विध्वंस आए दिन अभी भी चल रही है ये घटनाएं। तो ये आज की घटना नहीं है, 1947 से लगातार चलती आ रही है। तो विस्थापितों की समस्या, विस्थापितों की संपत्ति और अल्पसंख्यकों की समस्या, इसने भी भारत पाकिस्तान के संबंधों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। जब 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो लाखों हिंदुओं की हत्या की गई और भारत ने भी इसी प्रकार से जवाब दिया। यहां पर भी दंगों से मुस्लिमों की हत्या की गई। फिर आता है ऋण अदायगी। 1947 में ही यह तय हुआ कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ देगा और पाकिस्तान भारत को 300 करोड़ देगा। पाकिस्तान भारत को 300 करोड़ देगा और भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ देगा। भारत ने भलमन साहब दिखाया, 20 करोड़ तत्काल दे दिया। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान भारत से पैसे की मांग करने लगा, 55 करोड़ हमको दो, तो सरदार पटेल ने कहा जब पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर रहा है तो हम उसको 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे, क्योंकि इस राशि का उपयोग वह अस्त्र शस्त्र खरीदने और कश्मीर को जीतने के लिए करेगा। तो सरदार पटेल ने बिल्कुल मना कर दिया, नो। इसी बीच एक घटना घटी, महात्मा गांधी को सूचना मिली। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को उसका 55 करोड़ रुपए दो। अब भारत सरकार को झुकना पड़ा, सरदार पटेल को झुकना पड़ा। पंडित नेहरू तो पहले से झुके हुए थे। आखिरकार भारत ने कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तान को 55 करोड़ देंगे। भारत ने दे दिया और जो महात्मा गांधी की हत्या हुई, इसके एक सप्ताह के बाद ये 21 जनवरी को उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा और 30 जनवरी 1948 को जो महात्मा गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी की हत्या का तात्कालिक कारण ये आमरण अनशन था। 55 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाने का विषय था ये। तो इस प्रकार से ऋण अदायगी के प्रश्न पर भी भारत पाकिस्तान के बीच विरोध और मतभेद उभर कर सामने आए। विरोध तो पहले से था, विरोध का भाव और बढ़ता गया। इसके बाद लहरी पानी विवाद। कश्मीर में 5-6 नदियां, झेलम, चिनाब, सिंधु और रावी, सतलज, ब्यास, ये 6 नदियां। तो लहरी पानी विवाद, इन नदियों को बांध करके बांध बनाया गया, नहरों पर इन नदियों में बांध बनाया गया और पाकिस्तान का कहना था ये पूरे 6 नदियों का पानी मुझे मिलना चाहिए। दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा। आखिरकार वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजिन ब्लैक की अध्यक्षता में एक आयोग बना। दोनों देशों के 2 इंजीनियर भी समिति में रखे गए। 10 वर्ष तक लगातार इस आयोग ने काम किया कि भारत पाकिस्तान दोनों सहमत हो जाए, किसी विषय पर नदी जल के बंटवारे को लेकर के सहमत हो जाए। आखिरकार 10 साल के बाद 1960 में इसने अपने रिपोर्ट दिया। उसके अंतर्गत रावी, सतलज, ब्यास, इन तीनों नदियों के पानी पर भारत का एकमात्र अधिकार स्थापित कर दिया गया और झेलम, चिनाब
तथा सिंधु नदी के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को नहर बनाने के लिए विश्व बैंक से सहायता की घोषणा की गई और एक दुखद व्यवस्था यह की गई कि भारत पाकिस्तान को नहर बनाने के लिए 100 करोड़ देगा। यह कौन सी बात हो गई? भारत को देना पड़ा 100 करोड़। तो नहरी पानी विवाद के कारण भारत के मन में एक असंतोष उत्पन्न हुआ कि पाकिस्तान के कल्याण के लिए हम पैसा देंगे। वही पाकिस्तान जो हम पर लगातार आक्रमण कर रहा है, विश्ववमन कर रहा है। नहरी पानी विवाद, क्योंकि फिर आगे देखते हैं, फिर चलते हैं अब कश्मीर पर। कश्मीर दुनिया का स्वर्ग माना जाता है। जो 1947-48 में समस्या शुरू हुई, आज तक आतंकवादियों का सफाया नहीं किया जा सका। अभी भी आतंकवादी घटनाएं लगातार घट रही हैं। कश्मीर की समस्या क्या है? कश्मीर की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। चूंकि पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए महाराजा हरि सिंह ने कहा सोचा कि वे कश्मीर को न तो पाकिस्तान में सम्मिलित करेंगे, न भारत में, अपितु वे स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर पड़ी और कश्मीर को वह अपने क्षेत्र में मिलाना चाह रहा था। भारत ने कश्मीर को स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो तो भारत को कोई आपत्ति नहीं है। यदि विलय होना चाहते हो तो भी हम आपका स्वागत करेंगे, यदि विलय नहीं चाहते हम आप पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? जब महाराजा हरि सिंह को मनाने में असफल हुआ तो उसने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी। चारों तरफ से घेर लिया और उसको कोई भी सामान की सप्लाई रोक दिया। और फिर भी जब महाराजा हरि सिंह नहीं झुके तो उसने कबाइलियों की आड़ लेकर के 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 22 अक्टूबर 1947। 24 अक्टूबर तक पाकिस्तान की सेना श्रीनगर से लगभग 12 मील दूर तक पहुंच चुकी थी। उसने श्रीनगर को, जहां से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती थी, श्रीनगर राजधानी, तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी उस सप्लाई स्टेशन पर अपना अधिकार कर लिया और यह तय कर दिया कि हम 24-25 तारीख को श्रीनगर में ईद मनाएंगे। फिर जब 24 अक्टूबर को श्रीनगर का पतन होने वाला था, अचानक महाराजा हरि सिंह की नींद खुली। उन्होंने भारत से सहायता की मांग की। पंडित नेहरू ने कहा कि कश्मीर स्वतंत्र राज्य है, हम आपकी सैनिक सहायता नहीं कर सकते। जब तक कश्मीर का विलय भारत में नहीं होगा, भारत कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 25 तारीख को महाराजा हरि सिंह का आग्रह पर गृह सचिव को कश्मीर भेजा गया। महाराजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। पंडित नेहरू बहुत ज्यादा उत्साहित हुए और उन्होंने कहा कि जैसे ही कश्मीर की स्थिति ठीक हो जाएगी, हम कश्मीर में जनमत संग्रह कराएंगे। कभी कभी अति उत्साह भी जानलेवा होता है। यही अति उत्साह पंडित नेहरू का भारत में जानलेवा साबित हुआ। तो आगे देखें, जब 26 अक्टूबर को कश्मीर का भारत में विलय हो गया, तब भारत अपनी सेना भेजना चाहा, लेकिन सड़क मार्ग भारत से कश्मीर के लिए नहीं था, क्योंकि जो रास्ता था, जो सड़क था कश्मीर पहुंचने के लिए भारत से, उस सड़क का बहुत बड़ा भाग अब पाकिस्तान में चला गया था। तो भारत पाकिस्तान को जोड़ने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। परिणाम यह हुआ कि
कि भारत में उस समय में जितने भी भारत के विमान थे सभी विमानों को टेक ओवर करके सेना को भेजना शुरू किया और हजारों की संख्या में सैनिकों को कश्मीर में उतारा। अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया अक्टूबर 1947। इस बीच नेहरू और लियाकत अली खां की भेंट हुई। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा अपनी सेना को पीछे भेजो, वापस बुलाओ, युद्ध बंद करो, लेकिन लियाकत अली खां ने बिल्कुल इंकार कर दिया। यहां तक कि उस समय जनरल ओकिल लेक भारत पाकिस्तानी सेना के उस समय जनरल थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं अपनी सेना को भेजूंगा, आप सेना भेजिए कश्मीर में। ओकिल लेक ने कहा हम बिल्कुल मना कर दिया, सेना नहीं भेजेंगे। मतलब कि पाकिस्तान को सैनिक हस्तक्षेप करने से जनरल ओकिल लेक ने मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तो इसी ताक में बैठा हुआ था, सैनिकों को गुप्त रूप से भेज करके कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। और इस बीच विलय हुआ, जन्म संग्रह की घोषणा हो गई। दिसंबर 1947 में नेहरू लियाकत अली खान की भेंट हुई, कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद दिसंबर 1947 में ही पंडित नेहरू के दिमाग में जो कीड़ा था, कौन सा कीड़ा था? शांति का कीड़ा था, कुलबुलाने लगा। और परिणाम यह हुआ कि दिसंबर 1947 में भारत ने कश्मीर की समस्या को यूनाइटेड नेशंस में पेश कर दिया, गई भैंस पानी में। दिसंबर 1947। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में सिक्योरिटी काउंसिल ने एक आयोग बनाया। आयोग ने भारत पाकिस्तान कश्मीर की यात्रा की, निरीक्षण किया, सभी चीजों का निरीक्षण करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर सिक्योरिटी काउंसिल ने 13 अगस्त 1948 को एक प्रस्ताव पारित किया। 13 अगस्त 1948 प्रस्ताव में कुछ बातें कही गई थी। उसमें पहली बात थी कि पाकिस्तान भारत कश्मीर से अपनी सेनाएं हटा लेंगे। दूसरी बात, जब पाकिस्तान अपनी सेना हटा लेगा तब भारत आवश्यक सेनाएं वहां पर रखे, अतिरिक्त सेना वहां से वापस बुला लेंगे। तीसरी चीज, कश्मीर का भारत में विलय वैध है। चौथी चीज, कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। और पांचवी चीज, जब पाकिस्तान वहां से अपनी सेना हटा लेगा, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब यहां पर जनमत संग्रह होगा। ठीक इस प्रकार से 13 अगस्त 1948 को सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव के अनुरूप 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। और युद्ध विराम के समय पाकिस्तान कश्मीर के 1/3 भाग पर अपना कब्जा किया हुआ और 2/3 भाग पर भारत का अधिकार रहा। अभी भी वही लाइन बनी हुई है, 1/3 भाग पर कश्मीर के पाकिस्तान का अधिकार और 2/3 भाग पर भारत का अधिकार। उस सीमा रेखा को, नियंत्रण रेखा को यूनाइटेड नेशंस के सैनिक वहां पर सुरक्षा करते थे। तो इस प्रकार से ये युद्ध बंद तो हो गया। इसके बाद क्या घटना घटी आगे अगले व्याख्यान में करेंगे। आपको धन्यवाद।